स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म क्लब पर, जहां आपको नए जानकारी युक्त तथा ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में, जिसमें कुछ विद्यार्थी मात्र 5-10 नंबर से फेल हो गए हैं या किसी को फर्स्ट डिवीज़न लाने में मात्र कुछ अंकों से विफल होना पड़ा है, या जिस भी छात्र का रिजल्ट उनके उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया है, अब उनको क्या करना है। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि पुनर्मूल्यांकन कैसे करवाना है एवं संरीक्षा फॉर्म को कैसे भरना है, उसका चालान कहाँ जमा होगा तथा ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी को भेजना कहाँ है। तो चलिए इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करते हैं। ऐसी ही ऑनलाइन संबंधित जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद के होम पेज पर चले जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे, हाई स्कूल के लिए तथा इंटरमीडिएट के लिए। अगर आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो हाई स्कूल वाले बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के लिए स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो चलिए इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन को करके देखते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक तथा सेंटर कोड इनपुट करना होगा। रोल नंबर तथा सेंटर कोड के लिए आप एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण को देख लेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गेट डाटा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट के लिए जो इस विद्यार्थी का मार्क्स है वो क्रमशः इस प्रकार से है, और इन्होंने 2 विषय के लिए अपना स्क्रूटनी करवाने के लिए इच्छा जाहिर की है। तो इंग्लिश और फिजिक्स में देखेंगे तो आपको 1000 रुपये अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आया है। अगर आप इसको 3 कर देंगे तो ये यहाँ पर 1500 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 4 कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेंट सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये का अमाउंट जो है कैलकुलेट होकर आया है। इसके बाद जमा की गई धनराशि यहाँ पर इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बात यह है कि चालान संख्या अभी आपको मिला नहीं है, ट्रेजरी में अभी आपने शुल्क को जमा नहीं किया है, तो अभी इस फॉर्म को आप यहाँ से भर नहीं पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको चालान वाले प्रोसेस को कंप्लीट करना रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहां आपको चालान भेजना है उसका ये एड्रेस है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे क्योंकि इसी एड्रेस पे भेजना है। और जो ये एड्रेस है वो आपका एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में भी काम करेगा। अगर आप चालान बनवाएंगे तो आपके परिषद का नाम तथा क्षेत्रीय कार्यालय का जिक्र होना अनिवार्य है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। जैसे इनका क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी है तो आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पते में आपको क्षेत्रीय कार्यालय का डिटेल भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको भरने से पहले हम लोग चालान के ऊपर चलते हैं। चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी लिंक का उपयोग करना है। तो नीचे देखेंगे ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको भरना कैसे है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
चालान को भरने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है उपकोषागार, बैंक का नाम व शाखा, यानी कि आप जो चालान का अमाउंट है उसको किस बैंक में जमा कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद उस शाखा का नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे है बैंक का IFSC कोड, तो सेम उसी बैंक का आपको IFSC कोड लिख देना है। नेक्स्ट में है कि जिस व्यक्ति या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता, यानी कि जिसके पक्ष में यह अमाउंट जमा किया जा रहा है उसका डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद के मद में ये शुल्क जमा कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी। चूँकि एप्लीकेंट का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो वाराणसी है, तो यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी लिख देंगे। आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लॉगिन करेंगे, तो जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है उसी को नोट डाउन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको आपका क्षेत्रीय कार्यालय पता चल जाएगा। उसके बाद है कि पंजीकरण संस्था पक्ष का नाम, तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिख देंगे तथा एप्लीकेंट के पिता का नाम लिख देंगे। जमा की जा रही धनराशि का पूरा विवरण यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि किस मद में जमा हो रहा है। तो इंटरमीडिएट परीक्षा समीक्षा शुल्क है। आप नीचे ब्यौरेवार शीर्षक में देखेंगे तो आप जिस मद के लिए पैसा जमा कर रहे हैं उसको यहाँ से सीधे कॉपी कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा समीक्षा शुल्क जमा कर रहे हैं, तो इसी को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, तो जमा की जा रही है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के मद में, इसको लिख देंगे। चालान की सकल राशि जो है, अगर आप एक विषय के लिए कर रहे हैं तो 500 रुपये जमा करेंगे, अगर आप 2 विषय हैं तो उसको 1000 रुपये कर देंगे। ऐसे ही क्रमशः आप जितने भी विषय बढ़ाते जाएंगे उसको 500 के गुणज में करते जाएंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि ब्यौरेवार शीर्षक में आप इन कॉलम में से जिस भी मद के लिए शुल्क जमा कर रहे हैं उसके सामने आपको वो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको धनराशि जो है वो शब्दों में लिख देना है, 1000 रुपये मात्र। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि चालान जमा करने से पहले आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की मोहर तथा उनके सिग्नेचर यहाँ पर अनिवार्य रूप से करवाना है। उसके बिना बैंक ये चालान करने में सक्षम नहीं होंगे। उसके बाद आपको जमाकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। और ये कॉलम जो है ये बैंक के प्रयोग के लिए है। आपको यहाँ पर आपका चालान नंबर, दिनांक ये सब लिख के और मोहर लगा के देंगे। ठीक है। उसके बाद नोट के विवरण में जाएंगे नीचे वाले पेज में, तो यहाँ आपको 1000 रुपये आपके कितने कितने नोट है उन सबको कैलकुलेट करके उनके सामने यहाँ पर लिख देंगे। खैर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बैंक वालों ने इसको वापस कर दिया था, तो यहाँ पर आप इसको अगर 100 का नोट आपके पास 9 है तो इसको 900 यहाँ पर कर देंगे, 50 का नोट 2 है तो इसको 100 यहाँ पर करके 1000 रुपये टोटल अमाउंट करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को, इस चालान को ले जाकर बैंक में जमा करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो हमने यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य से मोहर तथा उनके सिग्नेचर, एप्लीकेंट का सिग्नेचर तथा बैंक के द्वारा जो चालान का जमा रसीद है उसको मोहर लगाकर हमें दे दिया गया है, यानी कि चालान हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से चालान नंबर को हटा दिया गया है, तो ये 1000 रुपये जो हैं ये आपके चालान के रूप में आपको प्राप्त हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर परीक्षार्थी का विवरण दिखेगा। उसके बाद आपको जिस विषय की स्क्रूटनी करवानी है उसको यहाँ से ध्यानपूर्वक चुन लेंगे।
तो आपका जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा तथा आपकी जो जमा की गई धनराशि है उसको यहाँ पर डालकर पुष्टि करेंगे। उसके बाद आपको चालान संख्या डालना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन था। इसी चालान संख्या को कॉपी कर लेंगे और जमा किए गए दिनांक को नोट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको वही चालान नंबर डालना है और ट्रेजरी में जमा की गए जो राशि है उसका डेट डाल देना है। उसके बाद बैंक का नाम डाल देंगे जहाँ आपने ये चालान का भुगतान किया है, उस बैंक का नाम तथा शाखा का पता लिख देंगे और आपको वही चालान अटैच करवा देना है। जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है उसका पता है, इसको नोट किए हैं आप पूर्व में, इसको आप एक लिफाफे पर नोट कर लेंगे। उसके बाद सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन करेंगे। सेव करने के बाद आपको एक प्रिंट मिलेगा, इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा और विवरण को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि आपका जो विषय था वो सही से टिक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश और फिजिक्स के लिए 1000 रुपये का चालान जमा किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जमा की गई राशि आपको दिख रही है, चालान संख्या तथा ट्रेजरी में जो शुल्क जमा की गई है वो तथा उस बैंक का नाम तथा शाखा और पता जहाँ पर आवेदन भेजना है वो ये है। इसको प्रिंट निकालकर आप अपने चालान की मूल प्रति को संलग्न करके एक इन्वेलप लेंगे। उसमें आप अपने चालान की मूल प्रति तथा आपने जो आवेदन किया था उस फॉर्मेट को अटैच करके जो भी पता दर्शाया गया है उसको नोट कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रेषक का भी पता लिख लेना है, यानी कि जो आवेदक है उसका भी पता वहाँ पर लिख लेना है और इसको रजिस्टर डाक से आपको भेज देना है। पोस्ट करने के बाद आपको डाक विभाग से एक रसीद प्राप्त होगा, उसको आप सुरक्षित रख लेंगे, वो फर्दर एक्शन में काम आएगा। अगर मान लीजिए कोई डाक का इशू आएगा तो उससे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरने से लेकर चालान जनरेट तथा उसके फाइनल सबमिट तक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। ऐसी ही जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।